अब आगे देखते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक के गुण या फिर आयनिक यौगिक के गुण। पहला है भौतिक अवस्था एवं क्रिस्टलीय संरचना। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। जैसे कि NaCl की बात करें, NaCl क्या है? आपका एक आयनिक यौगिक है जिसमें सोडियम प्लस चार्ज और क्लोरीन माइनस चार्ज में होता है। सोडियम जो प्लस चार्ज होता है क्लोरीन माइनस आयन से घिरा रहता है। उसी प्रकार क्लोरीन माइनस आयन सोडियम प्लस आयन से घिरा रहता है। ठीक है, सोडियम बीच में होगा, क्लोरीन उसके चारों तरफ रहेंगे। उसी प्रकार से क्लोरीन बीच में होगा और सोडियम उसके चारों तरफ रहेंगे। जैसे कि Na+ आयन 6 क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है। यहाँ पे जैसे कि Na+ है वो क्लोरीन माइनस आयन से क्या रहेगा? घिरा रहेगा, है ना। कितने क्लोरीन माइनस आयन से? 6 क्लोरीन माइनस आयन से। उसी प्रकार से एक क्लोरीन माइनस आयन जो है 6 Na+ आयन से घिरा रहता है। ठीक, यहाँ पे एक और, तो यहाँ पे जो आयनिक यौगिक होता है वो कैसा होता है? ठोस होता है। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अब आगे देखते हैं इनका गलनांक व गलनांक कैसा होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है, मतलब उच्च होता है, क्योंकि इनके क्रिस्टल में ये अणु क्या होते हैं? आयनिक यौगिक में जो अवयवी कण होते हैं, अणु होते हैं, वो आपस में प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। इस कारण इनका गलनांक व क्वथनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। कठोरता तथा भंगुर प्रकृति। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है, आयनिक आवेश में वृद्धि और आयनों के बीच की दूरी में कमी से कठोरता में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होता है? आयनिक यौगिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अगर आयन जो है पास पास में है तो वो क्या होंगे? ज़्यादा कठोर होंगे। अगर आयन क्या है? आपस में दूर दूर में है, वो क्या होंगे? कम कठोर होंगे। ठीक है, तो जालक ऊर्जा में वृद्धि से क्या होती है? कठोरता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक, आयनिक यौगिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अगर आयन आपस में पास पास में है तो वो अधिक कठोर होंगे और आयन दूर दूर में है तो वो क्या होंगे? कम कठोर होंगे। ठीक है, जब क्रिस्टल का एक परत दूसरे परत पर किसी बाह्य बल के कारण गति करता है तब क्रिस्टल में क्या होती है? भंगुर प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। जब समान आयन पास पास आते हैं तो तीव्र प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? क्रिस्टल टूट जाते हैं। जैसे कि समान आयन वाले पास पास आएंगे, जैसे कि B- पास पास आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे और इस प्रतिकर्षण के कारण ही क्या हो जाएंगे? वे टूट जाते हैं। जो आयनिक बंध बना होता है, आयनिक यौगिक बना होता है, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन क्या होते हैं? अगर उनकी भंगुर प्रकृति की बात करें तो जब आयनिक यौगिक में समान आयन पास पास आते हैं तो क्या होती हैं? उसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है और वे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अब चौथे आयनिक यौगिक के चौथे गुण के बारे में देखें तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। जैसे NaCl को पानी में डालते हैं तो पानी में वो क्या हो जाता है? घुल जाता है। लेकिन NaCl पानी में क्यों घुलता है? क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी विलायकन ऊर्जा, ठीक, विलायकन ऊर्जा मतलब ये है कि वहाँ पे जैसे कि NaCl को पानी में डालेंगे, ठीक है, इसको कहाँ पे डाल रहे हैं? पानी में। NaCl को कहाँ पे डाल रहे हैं? पानी में। तो जैसे ही NaCl को पानी में डालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी? जो ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, NaCl को पानी में डालने पर क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी, जिसे हम लोग कहेंगे विलायकन ऊर्जा। क्या कहेंगे? विलायकन ऊर्जा। आयनिक यौगिक को आयनिक यौगिक को विलायक में डालने पर वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं विलायकन ऊर्जा। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। किससे अधिक होता है? NaCl आपस में आकर्षण बल से क्या हुए हैं? जुड़े हैं। आपस में जो आकर्षण बल है, यहाँ पे आयनिक आकर्षण बल काम कर रहा है जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल से भी ज़्यादा यहाँ पे जो ऊर्जा निकल रही है वो होती है। अगर इस आकर्षण बल से ज़्यादा होगी जो ऊर्जा, जो यहाँ से विलायकन ऊर्जा निकल रही है, तब वो पानी में घुलेंगे। ठीक है,
आयनिक यौगिक को पानी में डालने पर वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्यों घुलते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिक के आपस में जो आकर्षण बल होता है, आपस में जो बंध होता है, आकर्षण यहाँ पे आयनिक यौगिक के आकर्षण बल से भी अधिक होता है। यहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है वो, मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है उसका मान, मतलब विलायकन मान, आयनिक यौगिक के आकर्षण बल से ज़्यादा विलायकन ऊर्जा का मान होता है। इस कारण वह पानी में क्या होती है, विलय होती है। लेकिन NaCl जो होते हैं बेंजीन में C6H6 में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि NaCl के बीच जो आकर्षण बल है उसका मान विलायकन ऊर्जा से क्या है, अधिक है। ठीक है, विलायकन ऊर्जा समझ गए। विलेय को विलायक में घोलने पर यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी विलायकन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ पानी में घुल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी विलायकन ऊर्जा अधिक है। और कोई भी तत्व पानी में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी विलायकन ऊर्जा क्या है, कम है। ठीक, अब वैद्युत संयोजी यौगिक के एक और गुण के बारे में देखते हैं, विद्युत चालकता। तो वैद्युत संयोजी यौगिक अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं या फिर अपनी पिघली हुई अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं। जैसे कि NaCl का जब जलीय विलयन रहेगा तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन NaCl जब अपने ठोस क्रिस्टल के रूप में रहेंगे तब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब जलीय विलयन में रहते हैं तो वो उसके आयन इधर उधर गति कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, इधर उधर गति करने लगते हैं। इस कारण विद्युत चालकता जलीय विलयन में या फिर पिघली अवस्था में ही क्या होती है, अधिक होती है, या फिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे वैद्युत संयोजी यौगिक के गुणों के बारे में हमने देखा है। अब आगे सहसंयोजी बंध के बारे में देखेंगे। क्लास हम लोग रासायनिक आबंधन को पढ़ रहे थे। रासायनिक आबंध हमने देखा था, रासायनिक आबंध आपके 3 तरीके से बन सकते हैं। पहला है आयनिक बंध के द्वारा, दूसरा है सहसंयोजी बंध के द्वारा और तीसरा है उपसहसंयोजी बंध के द्वारा। तो आयनिक बंध के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सहसंयोजी बंध या फिर सहसंयोजक बंध क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं जिसे हम। सहसंयोजक बंध के निर्माण को समझाने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित थ्योरी, मतलब निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है लुईस लैंग्यूमर का सिद्धांत, दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत या फिर आणविक बंध सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखते हैं लुईस लैंग्यूमर का सिद्धांत क्या है। परमाणु जो होते हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ठीक है, कोई परमाणु है जो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो जो परमाणु है दूसरे परमाणु से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, है ना। तो ये परमाणु क्या होते हैं, समान या भिन्न होते हैं। जरूरी नहीं है कि परमाणु क्या हो, समान हो, है ना, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इस प्रकार बना हुआ रासायनिक बंध सहसंयोजक या सहसंयोजी बंध कहलाता है। इस प्रकार बने यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लुईस लैंग्यूमर का सिद्धांत क्या है, क्या कहता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लुईस लैंग्यूमर का सिद्धांत, कोई परमाणु है, ठीक है, वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से क्या करता है, साझेदारी करता है। मान लेते हैं इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो बी परमाणु है उसके भी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों परमाणु के हो जाएंगे। जैसे कि ये है, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बी के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, ठीक है, बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर ए परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है बी के साथ, तो बी परमाणु भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। परमाणु जो होते हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा आपका सहसंयोजी बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका रासायनिक आबंध बना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो रासायनिक आबंध बना है, लेकिन यहाँ पे परमाणु क्या है, असमान है,
ठीक है। तो परमाणु क्या होंगे, समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ये समान परमाणु के बीच भी रासायनिक आबंध मतलब सहसंयोजी बंध बन सकता है, असमान परमाणु के बीच भी आपका सहसंयोजी बंध बन सकता है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है समान रूप से होगी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो बी भी एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग करेगा। जैसे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहा है तो इसका ही एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं ये सिद्धांत और क्या कहते हैं, लुईस लैंगम्यूर का सिद्धांत और क्या क्या है इसमें। समान तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु को आपस में इलेक्ट्रॉन साझा द्वारा बांधने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। उसी को बोला जा रहा है। या तो परमाणु क्या होंगे आपके, समान होंगे या फिर असमान होंगे। जैसे कि हमने ए और ए बी का उदाहरण देखा, तो उन दोनों के बीच जो बंध उन दोनों को बांध रहा है वो कहलाएगा आपका सहसंयोजी बंध। यह बंध दो समान अधात्विक तत्वों मतलब ए या बी या असमान परमाणु के बीच बनता है। जैसे कि यहाँ पे परमाणु क्या होंगे आपके, समान भी हो सकते हैं और असमान भी। जो सहसंयोजी बंध है वो समान परमाणु के बीच भी बनता है और असमान परमाणु के बीच भी। दोनों तत्व ए तथा बी में निकटतम अक्रिय गैस विन्यास से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अथवा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का साझा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए करते हैं। जो तत्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो परमाणु ए है और यहाँ पे परमाणु बी है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता ही होगा हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, एक अक्रिय गैस है। तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। किससे, अक्रिय गैस से। अक्रिय गैस से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और हीलियम जैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो मतलब इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब हीलियम जैसा। बी परमाणु के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये भी अब कैसे हो गए, हीलियम जैसे हो गए, है ना। तो यहाँ पे इसी को बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आगे देखो, 2 परमाणु के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के आधार पर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनते हैं। 2 परमाणु के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर 2 परमाणु के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर क्या बनता है, वहाँ पे डबल बंड, सिंगल बंड और ट्रिपल बंड, डबल बंड, सिंगल बंड और ट्रिपल बंड बनते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है तो यहाँ पे सिंगल बंड, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है तो डबल बंड, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है तो ट्रिपल बंड। इसका मतलब ये है यहाँ पे कितना बंड बनेगा वो उन परमाणुओं के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर कर रहा है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। ये है 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिले हुए हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर 2 यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है। और यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म है मतलब वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हैं। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है मतलब वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं और आपस में बंध बनाए हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है मतलब वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और आपस में बंध बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, कितना बंध बनेगा, ठीक, किन्हीं भी 2 परमाणु के बीच कितना बंध बनेगा, ये उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करता है। मतलब उस परमाणु ने कितना क्या किया है, कितना बंध बनाया है, या फिर उस परमाणु के बीच डबल बंध बना है, सिंगल बंध बना है, ट्रिपल बंध बना है, कौन सा बंध बना है। इसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि उस परमाणु ने कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का बनाया हुआ है। ठीक। अगर वो एक जोड़ा बनाया है तो वहाँ पे सिंगल बंध है। अगर 2 युग्म यहाँ पे बने हैं इसका मतलब वहाँ पे डबल बंध होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, किसी परमाणु की संयोजकता उसके संयोगी परमाणु के साथ साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के बराबर या दूसरे परमाणु के साथ बने सहसंयोजी बंध के बराबर होती है। परमाणु की जो संयोजकता होती है, किसी भी परमाणु की जो संयोजकता है,
जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ए की संयोजकता कितनी है, तो इसको अगर हमें पता करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो परमाणु है वह दूसरे परमाणु के साथ किस तरह से बंध बनाया है। मतलब हमें ये देखना है, जैसे कि मान लेते हैं हमें ए की संयोजकता पता करना है, तो हम ये देखेंगे कि उस परमाणु ने कितना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दिया है, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन वो दूसरे परमाणु से लिया है, या फिर वो कितना सहसंयोजी बंध बनाया है। मान लेते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इन दोनों के बीच बना हुआ है, इसका मतलब जो परमाणु ए है उसकी संयोजकता 1 है। ठीक, अगर मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है, ठीक, ए के ऊपर में आपका प्लस है, तभी हम लोग ये कहेंगे कि इसकी संयोजकता 1 है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को दिया है, या फिर ए के बीच ऐसा है माइनस में है, तो तब हम कहेंगे तब भी इसकी संयोजकता 1 है, क्योंकि इसका मतलब वो किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं किसी परमाणु की संयोजकता उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर उसके द्वारा साझे किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो उसकी संयोजकता 1 है। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो इसकी संयोजकता 2 है। अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है किसी दूसरे परमाणु के साथ तो इसकी संयोजकता 3 है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संयोजकता। अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया लुईस लैंगम्यूर का सिद्धांत, जो किस प्रकार निर्भर करता है कि और किस प्रकार से बनता है, इसको हमने देखा। यह जो होता है लुईस लैंगम्यूर का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो सहसंयोजी बंध है वो समान परमाणु के बीच भी बन सकता है, असमान परमाणु के बीच भी बन सकता है। लुईस लैंगम्यूर का सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी भी परमाणु के बीच में, मतलब किसी भी परमाणुओं के बीच में आपस में किस प्रकार का बंध रहेगा वो उसके किस पर निर्भर करता है, संयोजी बंध पर निर्भर करता है, या फिर उसके द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करता है। अब आगे देखते हैं, संयोजी परमाणु के स्वभाव के आधार पर सहसंयोजी अणु निम्न प्रकार में व्यक्त होते हैं। ठीक, संयोजी परमाणु के स्वभाव के आधार पर सहसंयोजी अणु निम्न प्रकार में व्यक्त होते हैं। देखो, सहसंयोजी बंध बना हुआ है, वे परमाणु समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। जैसे कि सहसंयोजी बंध जो है आपका समपरमाणुिक अणु हो सकता है। जब संयोजी परमाणु समान हो, मतलब जो बंध है अगर समान परमाणु के बीच बना रहेगा तो वो कहलाएगा आपका समपरमाणुिक अणु। अगर संयोजी बंध असमान परमाणु के बीच बना रहेगा तब वो कहलाएगा आपका विषम परमाणुिक अणु, या फिर असमान परमाणुिक अणु। जैसे कि संयोजी बंध आपका समान परमाणु के बीच बना है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच आपका संयोजी बंध बना है तो ये कहलाएगा आपका समपरमाणुिक अणु। अगर संयोजी बंध आपका असमान परमाणु के बीच बना है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, तो ये कहलाएगा विषम परमाणुिक अणु, है ना। यहाँ पे HH ये समान परमाणु है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तो असमान है ना। हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये तो असमान हो गए। अगर बात करें क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की, तो यहाँ पे समान परमाणु के बीच बना है क्लोरीन क्लोरीन, ये तो समान परमाणु है, तो ये कहलाएगा आपका समपरमाणुिक, ये भी आपका कहलाएगा समपरमाणुिक अणु। लेकिन ये HCl है जो आपका कहलाएगा विषम परमाणुिक अणु या फिर असमान परमाणुिक अणु। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है समपरमाणुिक अणु कौन कौन से हैं आपके H2O2 N2, है ना। ये जो होते हैं समान परमाणु के बीच बनते हैं। लेकिन विषम परमाणुिक अणु कौन है, जैसे कि आपका HCl हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है, ये है आपके विषम परमाणुिक अणु। अब आगे देखते हैं बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं और लोन पेयर किसे कहते हैं, बंधित युग्म और एकाकी युग्म। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, लोन पेयर किसे कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग अब इसके बाद होता ही जाएगा। बंधित युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। तो बंधित युग्म उसे कहते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर बॉन्ड पेयर हम उसे कहते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, और लोन पेयर या फिर एकाकी युग्म उसे कहते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे H2O का देखते हैं। ठीक, यहाँ पे H2O क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं,
ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका मतलब 2 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका 2 और 6। तो यहाँ पे देखो 6 आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मतलब बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6। तो 2 2 4 2 6। हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये सबको पता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे बंध बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे वो कहलाएंगे आपके बॉन्ड पेयर या फिर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते वो कहलाएंगे आपके लोन पेयर या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंध बनाए हुए हैं, है ना। ये है आपका, ये है 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? बंध बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे और जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है? बंध नहीं बनाए हुए हैं। तो ये कहलाएंगे आपके लोन पेयर। ठीक, ये क्या है? ये है आपके लोन पेयर या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं? यहाँ पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, क्योंकि देखो आपके पास इतना इलेक्ट्रॉन है, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से ही तो युग्म बनता है, जोड़ा बनता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 जोड़े आपके पास है, मतलब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं और टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन युग्म कितने हैं? 2। उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये है, तो यहाँ पे कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर युग्म की बात करें, इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें, तो यहाँ पे 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो बंध बना ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधित युग्म। जो बंध बनाने में भाग लेंगे वो कहलाएंगे आपके BP बॉन्ड पेयर, और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि ऊपर में नीचे है, वो कहलाएंगे आपके LP मतलब लोन पेयर। LP मतलब लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये है आपका बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे कि NH3। इसमें सेंट्रल एटम है आपका, केंद्रीय परमाणु है आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 5 हो जाएगा। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक, इसको लिख लेते हैं हम लोग। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे बंध बना लिया, यहाँ पे बंध बना लिया और यहाँ से बंध बना लिया, मतलब ये जो है 3 बंध बना लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे वो कहलाएंगे आपके BP। ठीक, ये है आपके BP बॉन्ड पेयर, और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे वो कहलाएंगे आपके लोन पेयर। तो यहाँ पे कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि डबल बंड क्या है, सिंगल बंड क्या है और बहुबंध क्या है, या फिर एकल बंध क्या है और द्विबंध क्या है और बहुबंध क्या है। तो जैसे कि बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और सिंगल बंड बना लेते हैं। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में आपस में कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे बनाते हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है, बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये है कि इसको अपना अष्टक पूरा करना है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। मान लेते हैं ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करना है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा? इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेगा।
ठीक, इस ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेगा। तो अब इसका अष्टक तो पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, है ना, इसका अष्टक पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बंध बना है, डबल बंध, द्विबंध बना है। तो ये है आपका द्विबंध। और बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हमने देखा NH3 में नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितना, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये कितना बंध बनाएगा, 3 बंध बनाएगा। ठीक, 3 हो गया, और 2 5 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है, नाइट्रोजन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मतलब बहुबंध बनाता है। तो यहाँ पे हमने देखा सिंगल बंध क्या है, डबल बंध क्या है, और ट्रिपल बंध क्या है। जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन उसमें 8 से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देगा या फिर सहसंयोजी बंध बना लेगा। ठीक, अब आगे देखेंगे यहाँ पे सामान्य तथा बहुपरमाणुक अणु की लुईस संरचना। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। लुईस संरचना में परमाणु के संयोजी कक्ष मतलब बाह्य कोश में बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। लुईस संरचना में हम लोग क्या करते हैं, जो सेंट्रल एटम होता है आपका, जो परमाणु होते हैं उसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, डॉट से बिंदु की रेखा। जैसे कि यहाँ पे देखो, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हमने इस बिंदु के द्वारा दर्शा दिए हैं। तो लुईस संरचना में हम लोग इसी तरह से करते हैं। किसी परमाणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के प्रतीक लिखकर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में प्रतीक के चारों ओर दर्शाया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग समझते हैं लुईस संरचना किस प्रकार से बनाते हैं। लुईस संरचना हमें बताता है कि किस प्रकार से परमाणु बंध बनाता है, किस प्रकार से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इसके बारे में लुईस संरचना से हमें आसानी से पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो लुईस संरचना किस प्रकार से बनता है, तो इसको जानने के पहले हमें चरण उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो लुईस डॉट संरचना के लिए विभिन्न चरण हैं। मतलब लुईस डॉट संरचना हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सभी परमाणु के संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का योग करना। मान लेते हैं यहाँ पे आपका CO3 2- है। यहाँ पे कितने परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के O3 है। इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। यहाँ पे टोटल आपके कितने परमाणु हो गए, 4 परमाणु हो गए। कार्बन के कितने परमाणु, 1, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले सभी परमाणु के संयोजकता कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका योग करना है। हमें पता है कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। मतलब ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा O3 है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 6, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्ष में 12 और 3 इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्ष में कितना हो जाएगा, 18, है ना। उसी को बोला जा रहा है एक ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। हमें पता है कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम यहाँ पे कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा हमें, और सॉरी ये 3 यहाँ पे परमाणु की संख्या है, प्लस 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। एक ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन मिलता है, 6। तो 3 ऑक्सीजन से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 18। उसी को यहाँ पे 3 × 6 किया गया है। एक ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो 3 ऑक्सीजन से कितने मिलेंगे, 18। उसके बाद है यहाँ पे 2- लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2- लिखा है ऊपर में। इसका मतलब यहाँ है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर माइनस में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2+ होता तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ते। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 6 18, तो यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो 2- है उसके हमें प्राप्त हो गए। तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हैं। सभी परमाणु के संयोजकता कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी परमाणु के संयोजकता कक्ष में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब CO3 2- के संयोजी कक्ष में 24 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो ये हमें पता चल गया।
जिस प्रकार यहाँ पे माइनस था तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। उसी प्रकार अगर प्लस दिख रहा है ना आपको, तो वहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जितना प्लस है, जैसे कि 1 प्लस यहाँ पे है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अगर यहाँ पे 2 प्लस होता तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते। जिस तरह से यहाँ पे 2 माइनस था तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो ये है लुईस डॉट की चरण। अब आगे क्या है उसको देखते हैं। इसी में सभी परमाणु को जमा कर लिखना। सभी परमाणु देखो, हमने यहाँ पे ये पता कर लिया संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो ये तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, सभी परमाणु को जमा करके लिखेंगे। पहला क्या करेंगे, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व, उस विद्युत ऋणात्मक तत्व को जो क्या है सबसे कम है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व को केंद्र में रखेंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या है, कम विद्युत ऋणात्मक है, तो इस कारण इसको कहाँ पे रखेंगे, हम बीच में रखेंगे, ठीक है। और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे। हमें यहाँ पता है कार्बन की ऋण विद्युतता क्या है, कम है, तो उसको बीच में रखेंगे। और ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता ज़्यादा है तो उसको कार्बन के किनारे की ओर रखेंगे, चारों तरफ रखेंगे, ठीक है। अब कंकाल संरचना में केंद्रीय परमाणु के बीच में तथा शेष किनारे पर होनी चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो आपका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, उसको बीच में होना चाहिए और बाकी जो परमाणु है उसको क्या होना चाहिए, किनारे पे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट इस प्रकार से लगाना चाहिए कि प्रत्येक तत्व का अष्टक क्या हो, पूर्ण हो और पूर्ण होता हुआ दिखाई दे। मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट को हम लोग इस तरीके से वहाँ पे चिन्हित करेंगे जिससे हमें ये पता चले यहाँ पे परमाणु का अष्टक क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन एक संयोजी होते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं एक बंध बनाते हैं, फ्लोरीन भी कितना बंध बनाता है, एक बंध बनाता है। तो ये क्या करेंगे, आपके सेंट्रल एटम नहीं होने चाहिए, मतलब इसको किनारे पे रखना चाहिए। जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है इसको आपको सेंट्रल एटम नहीं बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, किनारे पे रखना चाहिए, साइड एटम। अब इलेक्ट्रॉन को इस तरह वितरित करना चाहिए कि साझे के युग्म के बराबर कुल बंध हो, ठीक। और है 2 परमाणु के मध्य एक बंध के लिए 2 साझे वाले इलेक्ट्रॉन दर्शाने चाहिए। 2 परमाणु है उनके बीच अगर सिंगल बंध बना है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर 2 परमाणु है उनके बीच सिंगल बंध बना है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे जो लुईस डॉट संरचना है उसको हम किसी उदाहरण से क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से समझेंगे, जिससे आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे CO3 को समझते हैं, इसी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो लुईस डॉट संरचना को बनाने के लिए हम उसके चरणों से होते हुए चलेंगे, किस प्रकार से लुईस डॉट संरचना बनती है। CO3 दिया है, मान लेते हैं इसका बोला गया है कि लुईस संरचना बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके जो अणु है यहाँ पे CO3 अणु है उनके संयोजी कोष में, मतलब उसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको देखेंगे। तो CO3 अणु के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसके परमाणु के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको जानना पड़ेगा। CO3 अणु के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है ये जानने के लिए हमें उसके CO3 अणु के परमाणुओं के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको जानना पड़ेगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। तो अब यहाँ पे आपको CO3 के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से मिलेंगे, कार्बन से मिल जाएंगे, ठीक, प्लस आ जाएगा। और 6 इलेक्ट्रॉन किससे मिलेंगे आपको, 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपको ऑक्सीजन से मिलेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन की 3 परमाणु है, इस कारण यहाँ से 3 से गुणा करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन से हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दूसरा ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दूसरे ऑक्सीजन से भी 6 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑक्सीजन से भी 6 12 6 18 हो गया ना। तो इसी तरह एक ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की 3 परमाणु है, इस कारण 3 से गुणा कर दिए हैं। यहाँ पे देखो 2 लिखा गया है, तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 6 3 18 हो गया, और यहाँ पे 2 है तो 2, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है संयोजी कोष में CO3 के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 24 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये हो गया। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म निकालना है।
और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर प्लस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अगर माइनस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। अब दूसरा चरण में हमें क्या करना है, दूसरा चरण में हमें परमाणु को जमा करके लिखना है। मतलब अगर CO3 है तो हमें पता है कार्बन क्या है, सबसे कम विद्युत ऋणी है तो उसको बीच में लिखेंगे। ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, साइड में। ठीक है, ऑक्सीजन कम विद्युत ऋणी है तो उसको बीच में लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है तो उसको साइड में लिखेंगे। तो कंकाल संरचना में जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय परमाणु है, उसको बीच में होना चाहिए। कार्बन यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है, इसी कारण इसको बीच में लिखे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से जो डार्ट है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको डार्ट के द्वारा यहाँ पे क्या करेंगे, रखते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को डार्ट के द्वारा इस तरीके से हम लोग रखते जाएंगे। ठीक, और इस तरह के रखेंगे जिससे सभी जितने भी परमाणु हैं यहाँ पे उनका अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे रखते जाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अब हमें पता है कार्बन के बाह्यतम कक्ष में यहाँ पे देखो 24 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में 24 इलेक्ट्रॉन है, वो पता चल गया। अब हमें पता है कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको निकाल देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2- है, मतलब 2- है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर से भी दिए हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, बाहर से दिए हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे माइनस लगा देना है। यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगा देना है। 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 2 2 4 2 6, और यहाँ पे भी 2 2 4 1 5 होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से हमने यहाँ पे प्रवेश करवाया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 2 4 1 5 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश कराया है, तो ये है। अब यहाँ पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन की जो संरचना है ऑक्सीजन से इस तरीके से बनी है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करवाए हैं। ठीक, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश कराएं तो इसकी संरचना इस तरीके से बनी है। तो इस संरचना लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि उसके संयोजी कोष में, उस अणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद क्या करना है, जो परमाणु होंगे उनको जमाना है। तो जो सबसे कम विद्युत ऋणी होगा उसको बीच में रखेंगे, उसको केंद्रीय परमाणु मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको यहाँ पे क्या कर देना है, जमा देना है। तो यहाँ पे किस तरीके से आएंगे उसको यहाँ पे जमाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को डार्ट से दर्शा देंगे। तो इस तरह से लुईस संरचना आपका बनेगा। अब आगे हम लोग कुछ और उदाहरण देखेंगे और इसमें भी लुईस संरचना को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे CO की लुईस संरचना किस प्रकार से बनती है उसको देखेंगे। तो इसमें के लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको काउंट करेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको पहले गिनेंगे। तो कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। और कितने परमाणु है यहाँ पे कार्बन के, 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस संरचना बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको देखेंगे, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन। हमें पता है कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने परमाणु है यहाँ पे, 1, तो 1 का गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और कितने परमाणु है यहाँ पे, 1, तो 1 का गुणा करेंगे। अब कितना, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमें हमारे संयोजी कोष में है। उसके बाद पहला है संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन वो निकालना है। उसके बाद क्या करना है, हमें परमाणु जो है उनको क्या करना है,
व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे जो कम विद्युत ऋणी तत्व है वो बीच में आएगा, और उसके बाद जो आपका अधिक विद्युत ऋणी तत्व है वो किनारे में आते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही परमाणु है तो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है, हमें यहाँ पे रखना है। तो उसको रखते हैं हम 2 2 4 2 6। अब उसके बाद सेकंड में क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है। तो बीच में सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व आएगा, उसके बाद उसके साइड में क्या होंगे, जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होंगे वो आएंगे। तो ये आ गया आपका। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने व्यवस्थित कर दिया है, 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जो संरचना है इस प्रकार से यहाँ पे बनेगी। ठीक, अब यहाँ पे अष्टक नियम को देखते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 के बाद 2 6 7 8 9 10। टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन की जो 72 कक्ष है, यहाँ पे कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन का अष्टक क्या है, पूरा है। उसी तरह से ऑक्सीजन का देखते हैं तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 7 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का अष्टक क्या है, पूरा है। तो इस प्रकार यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको देखेंगे, उसके बाद उसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, उसमें व्यवस्थित करेंगे।